अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.P के मैं खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज बात करूँगा क्वांटिटी सर्वे जॉब के वाले से कि इसमें एक तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की क्या होती हैं, दूसरे नंबर पे बात करूँगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि इसकी जॉब में क्या क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं, और तीसरे नंबर पे बात करूँगा टाइप्स ऑफ जॉब की कि कितनी किस्म की ये जॉब हो सकती है, और चौथे नंबर पे बात करूँगा डिमांड की कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या डिमांड है। फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, दुबई वगैरह के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर उसकी बात करें तो क्या डिमांड है। और पाँचवें नंबर पे डिस्कस करूँगा सैलरीज को कि अगर असिस्टेंट क्या हुआ उसकी कितनी सैलरी हो सकती है, 5-6 साल वाले एक्सपीरियंस की क्या सैलरी हो सकती है, 10 साल से लेके फिर ऊपर जितना एक्सपीरियंस की क्या सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके अलावा सिविल से रिलेटेड कोई डिग्री है, जैसे BSc इंजीनियरिंग की बात कर लें, BS टेक्नोलॉजी की बात कर लें, BTech ऑनर वगैरह की बात कर लें, तो दोस्तों ये फिर प्रायोरिटी बेस पे इसको लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें 1 साल वाले डिप्लोमे की या 6 माह वाले कोर्स की बात कर लें, ये मुख्तसर जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, तो दोस्तों माजरत के साथ चाहे कोई प्राइवेट फार्म है चाहे कोई गवर्नमेंट की फार्म है, दोस्तों उनकी भी मिनिमम रिक्वायर्ड 3 साल का डिप्लोमा ही होती है। अलबत्ता जिन दोस्तों के पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है और मैट्रिक के बाद उन्होंने कोई शॉर्ट कोर्स कर लिया, तो ये डिप्लोमा बेसिकली उनको एक मामनत किस जगह देगा कि वो पहले से काम जानते थे, लिहाजा इसके साथ उन्होंने क्वालिटी सर्वे का कोई काम सीख लिया। तो क्योंकि जो प्राइवेट फार्म होती हैं वो डिग्री से ज़्यादा काम को तरजीह देती है, वो बेसिकली चाहती है उनका काम हो जाना चाहिए, डिग्री से उनको गर्ज नहीं होती, वहाँ पर तो वो कर सकते हैं। अलबत्ता जो दोस्त हमारे मैट्रिक के बाद इस तरह का कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा मशवरा ये है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, कि आप इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि 3 साल का डिप्लोमा करें। ठीक है। अगर किसी जिन भाइयों ने वो कर लिया है तो उनको मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी ठेकेदारी का काम खुद शुरू करें, छोटे छोटे काम पकड़ें, उनको करें। इस तरह करते करते इंशाल्लाह आगे ग्रो करेंगे। अब आते हैं दोस्तों जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई अदारा या कोई फर्द कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, कोई अस्पताल वगैरह की बात कर ले, कोई स्कूल वगैरह अगर बनाना चाहता है, तो सबसे पहले वो ये जानना चाहेगा कि इस पर कितनी कास्ट आ सकती है। एक रफ कास्ट का वो अंदाज़ा करना चाहता है। इसके लिए वो किसी सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर की सर्विसेज हायर करेंगे। ठीक है। अब सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, सबका एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इसी तरह कोई रफ प्लान बना लेगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर से कोई रफ से यानी कि वो जो फाउंडेशन वगैरह उसको डिज़ाइन करवा लिया जाएगा। अब उसकी बेस के ऊपर क्या करेंगे, एक रफ कास्ट निकालेंगे, पर स्क्वायर फुट एक कास्ट बना ली जाएगी। ठीक है। अब उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर मिसाल के उधर 10 करोड़ की लागत आ रही है या 15 करोड़ की आ रही है। अब क्लाइंट जब देखेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा बजट को देखते हुए कि भाई अगर 10 करोड़ की लागत आ रही है तो उसको माइंड बन जाएगा, हो सकता है ये 11 करोड़ हो जाए या कल 9 करोड़ भी हो सकती है, तो वो इसकी अप्रूवल देगा। फिर डिटेल ड्राइंगें तैयार होंगी, आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग, ऐसे इसके साथ साथ यानी कि डिटेल व्यू क्यू बनेगा। अब क्वालिटी सर्वेयर क्या करेगा, डिटेल व्यू क्यू बनाएगा। उसके लिए स्पेसिफिकेशन जो कि ड्राइंग के अंदर देंगे वो डिटेल सी स्पेसिफिकेशन हर आइटम की उसके अंदर मेंशन करेगा। इसके साथ प्रॉपर मेजरमेंट शीट बनाएगा और फिर रेट एनालिसिस करेगा। अगर तो वो गवर्नमेंट के अदारे के अंदर है तो गवर्नमेंट के अदारे के अंदर यानी कि मुख्तलिफ अदारों के अंदर रेट शेड्यूल बने होते, तो स्पेसिफिकेशन वहाँ से उठाएगा, रेट वहाँ से उठाएगा, मेजरमेंट शीट वो खुद बनाएगा। अगर वो किसी प्राइवेट अदारे के साथ काम कर रहा है तो फिर तीनों काम उसने खुद करने होंगे और डिटेल व्यू क्यू या इंजीनियर एस्टिमेट उसने खुद बनाना होगा। अच्छा, अब डिटेल व्यू क्यू बन गया, टोटल कास्ट सामने आ गई। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सिविल की सारी आइटम्स होंगी, प्लम्बिंग की सारी आइटम्स होंगी, इलेक्ट्रिकल की सारी आइटम्स होंगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट जितनी होगी वो सारी की सारी इस व्यू क्यू के अंदर होगी। अलबत्ता जो इलेक्ट्रिकल की जो आइटम्स होंगी ये प्रॉपर इलेक्ट्रिकल के जो क्यूएस होते हैं वो बनाएंगे। अलबत्ता जो फाइनेंशियल बिड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करना, ये जो सिविल वाला क्यूएस होगा ये इसकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, उसके बाद जब सारी कास्ट सामने आ गई, डिटेल व्यू क्यू तैयार हो गया, अब क्लाइंट की मर्जी होगी कि भाई इस पर जो है वो कोटेशन दी जाए और काम आगे जो है वो किसी कंट्रैक्टर को हायर किया जाए ताकि काम स्टार्ट हो। अब इसके लिए मुख्तलिफ कंट्रैक्टर से क्या करेंगे, कोटेशन दी जाएगी। अब कंट्रैक्टर का क्या करेंगे कि वो अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर प्रॉपर रेट एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और फिर वो रेट फिल करके जो टोटल कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से वो अपने अपने कोटेशन जो है सबमिट करेंगे। अब जिसकी कोटेशन लो होगी, जिसका रेट यानी कि कम आएगा, और फिर क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट उसको अवार्ड करेगा। इसके साथ साथ उस कंपनी का जो प्रोफाइल होता है
वर्क प्रोफाइल होता है, यानी सबका जो काम का रिकॉर्ड उसको भी देखा जाएगा, क्या है इनका सबका रिकॉर्ड काम करने का सही है या नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा। अब जिस कंट्रैक्टर को प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या है, वो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, गो एड मिल जाएगा, तो अब उस कंट्रैक्टर का जो QS होगा उसने क्या करना होगा। अभी प्रोजेक्ट साइट पे स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले पहले उसने पूरे प्रोजेक्ट की जो जैसे कि शॉप ड्राइंग तैयार हो जाएंगी, तो अब उससे उसने प्रॉपर मेजरमेंट शीटें सब पूरे प्रोजेक्ट की मेजरमेंट शीट बना लेनी है, ठीक है। अब उसने क्या करना है कि भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पहले डिमांड समरी बनानी है, यानी कि अब मिसाल के तौर पे वो ओनर को बताएगा कि फाउंडेशन की स्टेज पर इतना सीमेंट चाहिए, इतना क्रश चाहिए, इतनी सैंड चाहिए, और फिर सब स्टील वगैरह का 3 सूत्र का, 4 सूत्र का, 5 का, 6, 8 का, इतना इतना स्टील चाहिए। अब वो डिमांड जो समरी होगी वो सबमिट करेगा, ओनर उसको देखकर पेमेंट का अरेंजमेंट करेगा और फिर वो मटेरियल जैसे साइट पर डंप करवाएगा। अच्छा, मटेरियल साइट पर पहुंच चुका, ठीक है। अब दूसरा काम क्या हुआ, इससे क्या करना होता है कि ज़ाहिर बात है जो मेन कंट्रैक्टर होगा वो छोटे छोटे कंट्रैक्टर हायर करेगा, काम आगे जो सब लेट करेगा, सब कंट्रैक्टर हायर करना है। इसी तरह स्टील के वाले जो है स्टील फिक्सर हायर करने। अब उसके साथ जो एग्रीमेंट होगा, रेट जो तय करने होंगे, यूनिट ऑफ रेट तय करने होंगे, ये सारी चीज़ें भी क्वालिटी सर्वेयर ने करनी होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जब काम साइट पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, साथ साथ दोस्तों इसने जो है वो बेंडिंग शेड्यूल बनाने होंगे, कटिंग शेड्यूल बनाने होंगे इसने। अच्छा, ये बहुत ही प्रॉपर, यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से बनाना होगा, बहुत ही स्पेशल जॉब है ये, ठीक है। अब इसने एक एक चीज़ को, एक एक स्टील को सही प्रॉपर कटलेट बनाकर उसकी वेट वगैरह ये सारी चीज़ें उसने बतानी होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल ड्राइंग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अगर अगर अल्लाह ना करे इसमें कोई ऐसी गलती कर देता है, कोई गलत स्टील कटवा देता है, पता लगे भाई कई टन स्टील ज़ाया हो गया, तो वो बात किस पर आनी है, क्वांटिटी सर्वेयर पे आनी है, तो इसलिए बहुत ही अहम जॉब है। अच्छा, ये बेंडिंग शेड्यूल भी इसने बनाने होते हैं, स्टील फिक्सर को बनाकर इसने स्टील बनवाना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब पूरे महीने मिसाल के तौर पे काम हो गया 40-50 लाख का या 1 करोड़ का काम हो चुका है साइट पर। अब ओनर ने अपने पैसे लगाए वहाँ पर, या जो उसको मोबिलाइजेशन एडवांस मिला हुआ था, अब उसने वो किया, कुछ अपने पास से पेमेंट लगाई, 1 करोड़ की मिसाल को लगभग जो है वो अमाउंट बन चुकी है, साइट पे काम हो चुका है। अब ओनर की मर्जी होगी कि ये अमाउंट फिल फॉर क्लाइंट से ली जाए ताकि आगे स्टाफ की सैलरीज दी जाए, जो छोटे कंट्रैक्टर हायर किए उनको भी पेमेंट दी जाए, इसके अलावा जो और ओनर के अपने एक्सपेंसेस होंगे वो कर सके। इसके लिए एक बिल, क्वांटिटी सर्वेयर जो बिल बनाएगा उसको कहते हैं रनिंग अकाउंट बिल या इंटरनल पेमेंट सर्टिफिकेट। अब ये हर माह जो है वो ये बिल बनाकर उसने वो सबमिट करना होता है और फिर उसकी गेस्ट जो है पेमेंट लेनी होती है। अच्छा दोस्तों, अब ये क्या करेगा, जब ये IPC बनाकर सबमिट करेंगे तो क्लाइंट ने अगर कंसल्टेंट हायर किया होगा कोई, ठीक है, तो उसके QS को, कंट्रैक्टर का QS ये बिल वेरीफाई करवाएगा, एज पर साइट मेजरमेंट शीटें वगैरह सारी चीज़ें देखी जाएंगी या एज पर ड्राइंग देखी जाएंगी, ये मुख्तलिफ फर्म की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अब उसके हिसाब से जो वेरीफाइड IPC होगी उस पर क्लाइंट की तरफ से पेमेंट जो है वो ऑनर के अकाउंट में आ जाएगी। अब जब ऑनर को पेमेंट मिल चुकी है, अब ये क्या करेगा, आगे जो सब कंट्रैक्टर हायर किए होंगे उनको भी पेमेंट करेगा, लेकिन उनको पेमेंट करने से पहले उनके लिए कंट्रैक्टर बिल होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। वो बिल कौन बनाएगा, वो बिल भी क्वांटिटी सर्वेयर बनाएगा। अब क्वांटिटी सर्वेयर क्या करेगा, जिस तरह IPC में पता चलता है BP से पहले कितना काम किया है उसको और कितनी उसकी पेमेंट मिल चुकी है, अभी कितनी पेमेंट क्लेम कर रहे हैं, आज तक कितनी पेमेंट, ऐसे ही कंट्रैक्टर बिल में भी मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स जो होते हैं प्लस्तर वाले, जैसे अगर 10 ठेकेदार है तो किस ठेकेदार ने किस हिस्से में काम किया, कितना काम किया, पहले कितनी पेमेंट ले चुका है, अब कितनी पेमेंट ले रहा है, आज तक कितनी पेमेंट ले, तो ये सारे रिकॉर्ड से ये कंट्रैक्टर बिल बनाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो पेमेंट करता है, ओनर जो है सब कंट्रैक्टर को पेमेंट करता है। तो ये कंट्रैक्टर बिल भी कौन बनाता है, क्वांटिटी सर्वेयर बनाता है। इसके साथ दोस्तों एस्केलेशन बिल भी बनाया जाता है, जिन प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मिसाल के तौर 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट मिला था जिन रेट्स के ऊपर, अब 2 साल के बाद रेट्स, मटेरियल रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर दिन दिन रेट जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर उन्हीं रेट्स के ऊपर काम करेगा तो फिर तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक एस्केलेशन बिल बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो रेट के ऊपर, जो रेट के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है, एस्केलेशन डी एस्केलेशन, ये उस पर फिर क्लेम की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से बाकायदा रेट मंगवाए जाते हैं, उन रेट के ऊपर प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला लगाकर फिर प्रॉपर एस्केलेशन बिल बनाकर एक ख़ास फैक्टर निकलता है। अब इसके अगेंस्ट जो है वो जो रेट ऊपर जाते हैं उनकी एक फैक्टर, एक ख़ास अमाउंट होती है, वो अमाउंट जो है हमें हर IPC के ऊपर मिल जाती है।
इसके साथ साथ दोस्तों वेरिएशन आती है। मिसाल के तौर पे जो BOQ के अंदर जो क्वांटिटीज थी, हो सकता है साइड पर जब काम किया हो या ड्राइंग के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह आई हो, तो ये फिर मेजरमेंट हो सकता है ज़्यादा हो सकती है, क्वांटिटीज किसी जगह पे ज़्यादा हुई हो तो वो वेरिएशन। इसके अलावा जो आइटम के अंदर वेरिएशन या रेट के अंदर जो वेरिएशन आती है या स्पेसिफिकेशन के अंदर चेंजिंग आती है। मिसाल के तौर पे कोई एक जैसे टाइल का कोई काम था, मिसाल जो BOQ के अंदर जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी, जो चीज़ मेंशन थी, अभी क्लाइंट कोई और चीज़ लगवाना चाह रहा है। अब उसके लिए फिर क्या करेगा, एक नॉन BOQ आइटम वो अलग से क्लेम करेंगे, उसके लिए फिर प्रॉपर रेट एनालिसिस बनाया जाएगा। अब रेट एनालिसिस क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से रेट एनालिसिस बनाएगा क्वांटिटी अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, इन रेट एनालिसिस को सबमिट करेगा, इसकी कंसल्टेंट की तरफ से अप्रूवल होगी, फिर उसके बाद जाकर ये आइटम जो हमें पे होगी। तो ये वेरिएशन वगैरह जितनी होगी ये भी क्वांटिटी सर्वेयर ने बनानी होती है। उसके बाद दूसरे आइटम ये चीज़ होती है रिकॉन्सिलेशन शीट भी इसे बनाकर जो ऑनर को देनी होती है, ये चीज़ें ऑनर के सामने पेश करनी होती है। ये क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पे कितना मटेरियल साइट पर आया और कितना मटेरियल जो है वो कंज्यूम हुआ, मटेरियल की कंजप्शन कितनी हुई, ठीक है। अब ये कहाँ से पता, जो IPC से अंदाज़ा हो जाता है कि भाई उसके आइटम से कि भाई कितना मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो चुका है। अब मिसाल को जितना मटेरियल आया, जितना जो है वो कंज्यूम हो चुका है या जितना हमें क्लाइंट की तरफ से मिल चुका है, अब उन दोनों का जितना डिफरेंस होगा, अगर उतना मटेरियल साइट पर पड़ा हुआ है, मिसाल 3, 4, 5, 6% की वैसे साथ पड़ा हुआ, फिर तो ठीक है। अगर उतना मटेरियल नहीं है तो फिर ये बात उनके सामने आती है कि आया कि मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही, कोई चोरी तो नहीं हो रहा, कोई और मसला तो नहीं होता। ये चीज़ भी जो है वो क्वांटिटी सर्वेयर नहीं करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट सीनियर QoS होते हैं, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, इसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी इनका काम होता है, कास्ट इंजीनियर वगैरह ये भी करते हैं। और इसके अलावा मकसद एस्टिमेशन और भी बहुत सारी इस तरह से मिलती जुलती जो चीज़ें होती हैं वो क्वांटिटी सर्वेयर करता है। ख़ास करके जो हेड ऑफिस के अंदर होते हैं उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना होता है। तो इस तरह दोस्तों ये जितना काम होता है ये क्वांटिटी सर्वेयर का होता है। अब जब ये चीज़ हमारे सामने होगी तो ज़ाहिर पता फिर हम उसके हिसाब से एफर्ट करेंगे, काम सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए अप्लाई करेंगे। हमें पता होगा भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब ये चीज़ें पता होगी तो तभी जाकर हम काम सीख सकेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों जो जॉब टाइप की बात करते हैं, कितनी टाइप की जॉब हो सकती है। दोस्तों क्वांटिटी सर्वेयर अगर किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर काम कर रहा है तो वहाँ पर बेसिकली क्या काम होता है कि मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर कोई एस्टिमेट बनाना पड़ जाए किसी चीज़ का, किसी रोड का या ऐसे किसी बिल्डिंग वगैरह का, तो क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो है वो रेट शेड्यूल बने होते हैं, वहाँ पर हर साल रेट अपडेट किए जाते हैं, स्पेसिफिकेशन पूरी वो शेड्यूल बुक बनी होती है। तो वहाँ से जो ड्राइंग के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है उनको ढूंढ कर निकाला जाता है, वो स्पेसिफिकेशन और वो रेट और मेजरमेंट शीटें खुद बनाई जाती है। तो उसको वो उन दोनों चीज़ों को यानी कि रेट और स्पेसिफिकेशन वहाँ से उठाई जाती है, मेजरमेंट शीटें जो है वो खुद बनाएगा और उसके ऊपर बेस के ऊपर जो है बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएगा। अच्छा, या फिर ऐसे वो एज अ कंसल्टेंट भी कर सकता है। दूसरा किसी जो कंसल्टेंट जो फर्म होगी उसके साथ जो काम कर रहा हो, यानी एज अ कंसल्टेंट जो कि वो इस काम करते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, कंट्रैक्टर के क्योस की तरफ से जो IPCs आ रही होती है उनको वेरिफिकेशन करनी होती है, ऐसे रेट वगैरह को जो है वो मार्केट के हिसाब से देखना होता है, उनकी अप्रूवल वगैरह देनी होती है, वेरिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो जो कंसल्टेंट का क्योस है तो वो करता है। और जो दोस्तों प्राइवेट फर्म के अंदर या जो किसी जो कंट्रैक्टर के साथ जो आमतौर पर प्राइवेट कंट्रैक्टर होते हैं उनके साथ जो क्योस काम कर रहे होते थे, ये जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये सारे के सारे काम जो है वो उस क्वांटिटी सर्वेयर ने करने होते हैं। इसीलिए जो प्राइवेट फर्म वाले होते हैं वो क्वांटिटी सर्वेयर को बहुत ज़्यादा सैलरीज पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी तरह की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसके बाद दोस्तों डिमांड की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कोई भी फर्म, चाहे छोटे से छोटा कंट्रैक्टर भी है, तो एक आध क्वांटिटी सर्वेयर की तो हर हालत में ज़रूरत होती है। अब काम हो ना हो, ठीक है, काम प्रोजेक्ट कोई भी पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध क्वांटिटी सर्वेयर की हर हालत में ज़रूरत होती है। उसको वो निकालने, उसकी वजह क्या होती है कि वो होगा तो वो प्रोजेक्ट लेगा, कास्टिंग करेगा, कोटेशन वगैरह देगा, तो तभी कोई काम आएगा, ठीक है। इस तरफ जब बड़ी बड़ी फार्म होती है उनके अंदर 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 QoS एक वक्त में काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर चीफ QoS बैठा होता है, वो काम कर रहा होता है। तो ये सारे चीज़ें जिनकी, तो भाई जिसको काम आता होगा दोस्तों, जिसने ये सारी चीज़ें अगर उसने इसको एक्सपीरियंस हासिल कर लिया या सही काम आता होगा दोस्तों, तो अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि वो घर नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसके साथ साथ दोस्तों सैलरी की भी बात कर लेते हैं। असिस्टेंट की इसकी बात करें तो दोस्तों वो बंदा जिनकी जो अगर फ्रेश है लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है,
ऐसा ना हो कि भाई अब वो किसी जगह पे जाए और वहाँ से उसको फिर शुरू से ये बताया जाए कि भाई लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल ये होती हैं और ये फार्मूला यूँ होता है। नहीं दोस्तों, ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकाल सकता होगा, जो उसने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से वो जानता होगा, यानी कि वो जाकर जब किसी फर्म के अंदर जाए और वहाँ पर अपने सीनियर को असिस्ट करे, ठीक है, तो ऐसे को कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये सैलरी जो वो इजीली लग जाती है। इसके बाद अगर 5-6 साल के एक्सपीरियंस की बात करें, जो BOQ बना होता है उसके ऊपर जो IPC वगैरह क्लेम करते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर की मई में शीटें वगैरह बनाना और उनको हैंडल वगैरह करना इस तरह का, तो उसमें भी 50 से लेकर 60 हज़ार तक इजीली सैलरी आजकल लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर 10 साल 12 साल 15 साल की बात करें तो फिर दोस्तों 80 हज़ार से लेके लाख तक, 1.25 लाख 1.5 लाख, फिर जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है 20-25 पर 2-2 लाख तक भी सैलरी। तो अगर बाहर की बात करें, दुबई वगैरह के अंदर बात करें, ऐसे सऊदी वगैरह के अंदर बात करें, तो दोस्तों वहाँ पर जो है ना वो नॉर्मल सैलरी जो है वो 5 हज़ार से स्टार्ट होती है, फिर करते करते 8-10 हज़ार 12 हज़ार, फिर जो ऐसे जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, कॉस्ट इंजीनियर वगैरह की बात कर लें, फिर वहाँ पर 15 से 20 हज़ार तक, यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो नॉर्मल जो है यानी कि वो समझ लें 4-5 लाख से स्टार्ट लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वांटिटी सर्वेयर के हवाले से आपके काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।